अब नेटवर्क को थोड़ा रिकॉल करते हैं कि जैसे 3 फेज सर्किट के बारे में पढ़े थे ना, तो 3 फेज सर्किट में सोर्स साइड भी पढ़े थे कि जनरेटर कैसा वोल्टेज देगा, और लोड साइड भी देखे थे कि हमारा जो स्टार या डेल्टा कनेक्टेड लोड है वो कैसा पावर लेगा, क्या कर रहा होगा। इनके बीच क्या रिलेशन था, अगर बैलेंस सिस्टम के बारे में केवल बात करें, अनबैलेंस के बारे में ना बात करें हम, तो बैलेंस सिस्टम में क्या होगा, बैलेंस सिस्टम में हमेशा और हमेशा दो कंडीशंस आएंगी। क्या कंडीशंस आएंगी कि बैलेंस तभी होगा जब उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जैसे 3 फेज के बारे में बात करें, 3 फेज बैलेंस सिस्टम के बारे में, तो 3 फेज बैलेंस सिस्टम में तीनों फेजेस के जो मैग्नीट्यूड होंगे वोल्टेजेस के या करंट के, वो क्या होंगे, सेम होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि तीनों फेजेस के बीच में क्या हो, 120 डिग्री का डिफरेंस हो ना, तो तीनों के बीच में समान 120 डिग्री का डिफरेंस हो। ऐसे ही अगर हम 2 फेज के बारे में बात करें, तो 2 फेज में क्या बोलेंगे, 2 फेज में हम बोलेंगे कि दोनों फेजेस अगर बैलेंस तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड जो होगा, दोनों फेजेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज या करंट का, वो क्या होगा ना, होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, और साथ साथ उनके बीच जो एंगल हो वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड 2 फेज सिस्टम बोलेंगे। बात क्लियर है। तो आज हम देखने वाले हैं आरएमएफ के बारे में कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है या फिर 3 फेज में या फिर 2 फेज में, वो क्या होता है। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन, तो इंडक्शन मशीन में जब 3 फेज इंडक्शन मशीन देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि 3 फेज के द्वारा क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो 3 फेज आरएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 फेज का भी रोल आ रहा है। तो 2 फेज का रोल क्या करने आ रहा है कि स्टार्टिंग में एक आरएमएफ प्रोवाइड कर दो, तो 2 फेज क्या कैसे आरएमएफ प्रोवाइड करेगा, तो इन सब के बारे में आज देखेंगे। जैसे चलो देखते हैं, हेडिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम सबसे पहले 3 फेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 3 फेज के बारे में देखेंगे। तो 3 फेज आरएमएफ के बारे में अगर देखना है तो 3 फेज आरएमएफ के बारे में कैसे, यहाँ पे बताओ हमें कि जब 3 फेज में जो रोटेशन होगा वो किसके कारण होता है, तो उसमें पहला है हमारे पास 3 फेज सप्लाई के कारण। 3 फेज सप्लाई में क्या होता है, तो 3 फेज सप्लाई में हम बोलेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री होता है। मतलब 3 फेज सप्लाई में जो टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने का होगा, वो 120 डिग्री का होगा। इसका मतलब 3 फेज सप्लाई में अगर मान लो हमारे पास एक ए फेज है, एक बी फेज है और एक क्या है, सी फेज है, तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, तो वी ए इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे अगर हम 3 फेज सप्लाई, तो कौन सा सप्लाई, बैलेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं केवल, किसके बारे में, अनबैलेंसिंग का कोई बात नहीं हो रहा है, बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम में तुमको बता चुके 2 कंडीशन, उसको लिख लो पीछे जाके। तो वी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड सेम, और साथ साथ दूसरा कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड तीनों का सेम हो, लेकिन तीनों एक दूसरे से कितने पे हों, 120 डिग्री के डिफरेंस पे हों। मतलब ये साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री बोल दो, या फिर और क्या बोल सकते हो, या फिर और हम बोल सकते हैं ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। इसका मतलब ये वेव कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर हमारा ये फाई ये है, ये हम अगर फाई ये मान लें या फिर चलो वी ए मान लें, तो ये क्या होगा, ये होगा वी बी 120 डिग्री पे, और ये क्या होगा, ये होगा वी सी कितने पे, 120 डिग्री। तो इनके बीच डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच डिफरेंस होगा 120 और 120 डिग्री का। मतलब जो ए फेज है वो बी से क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा ना, या बी फेज ए से लैग कर रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे, ये हर जगह कंसीडर किए हुए हैं। ये लैग करेगा कितना, 120 डिग्री, ये क्या करेगा, लीड करेगा कितना, 120 डिग्री। और दूसरा कंडीशन क्या होता था, दूसरा होता था हमारे पास, पहला तो ये हो गया आरएमएफ लाने के लिए, दूसरा क्या होगा, वाइंडिंग्स आर फिजिकली प्लेस्ड एट
120 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। जो 3 फेज वाइंडिंग होगा, जैसे अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे यहाँ 3 फेज सप्लाई के बारे में बात की है, तो अब 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है। तो तीनों फेज का जो वाइंडिंग होगा एक दूसरे से क्या होगा, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ वापस से क्या हो रहा है, VA से जो VB वाला फेज है वो 120 डिग्री पे है, फिर BB से जो VC वाला फेज है वो कितने पे है, वो भी 120 डिग्री पे है। लेकिन किस तरीके से होंगे, क्या केवल स्टार ही होगा, नहीं, दोनों होगा। मतलब यहाँ पे स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। स्टार डेल्टा दोनों क्या होते हैं, दोनों 120 डिग्री पे होते हैं। मतलब दोनों में जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कितने पे होती हैं, वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस की रहती हैं। तो ये हमारा 3 फेज वाइंडिंग हो गया ना। अब अगर हम रोटेशन के बारे में बात करें, तो रोटेशन के बारे में क्या बात करेंगे, तो इस चीज़ को लेके चलेंगे। लेकिन ये वोल्टेज का है, तो फ्लक्स का कैसा होगा, फ्लक्स का भी कुछ इस तरीके से होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि चलो बताओ phi A इज इक्वल्स टू phi B इज इक्वल्स टू और phi C इज इक्वल्स टू क्या लिखें हम, तो phi A इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, phi m साइन ऑफ या कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो phi B इज इक्वल्स टू phi m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। चाहे साइन लेके चलो चाहे कॉस लेके चलो, लेकिन एक का जो लेके चलोगे वही क्या होगा, वही तीनों का होगा। तो ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री होगा। क्लियर है। चलो अब अगर हम इसका फेजर बनाएं तो इसका फेजर किस तरीके से बनेगा और कौन सा फेजर को हम रेफरेंस मान के चलेंगे, तो इसमें जो पहले वाला फेजर हम बनाए थे phi A phi B और phi C वही मान के चलेंगे। मतलब ये हमारा क्या होगा, phi A होगा, ये phi A, ये phi B होगा और ये वाला क्या होगा, ये phi C होगा। और ये तीनों कितने पे होंगे, ये तीनों सेम एंगल कितना 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री पे होंगे। तीनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वो दिखाया गया है यहाँ पे। तीनों का मैग्नीट्यूड phi m और phi m है। चलो ठीक है, अब हम इसको एक बार रोटेट कराते हैं, या तो पूरा 0 to 360 डिग्री रोटेट करा दो या फिर 0 to 180 डिग्री रोटेट करा दो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब अगर हम इसको रोटेट कराएंगे 0 to 180 डिग्री, तो रोटेट कराने का मतलब क्या हुआ कि टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि इसमें रोटेशन हो रहा है, वैल्यूज बदल रही हैं, वैल्यूज दूसरे जगह शिफ्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो अगर हम इसमें पहला कंडीशन पुट करें, पहला क्या है हमारे पास, पहला है पुट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब पहला अगर हम ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे देखें तो 0 डिग्री पे कैसा इसका वो बनेगा वेव फॉर्म। तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखें phi b इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे phi a इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल गया। अब phi b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ओमेगा टी 0 रखेंगे तो साइन माइनस 120, मतलब साइन माइनस साइन 120, साइन 120 का मतलब साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा cos 30 ना। साइन 90 प्लस 30 क्या होगा, cos 30। तो हम क्या लिख देंगे, cos 30 का मतलब माइनस पहले से ही है तो √3 बाई cos 30 का मतलब √3 बाई 2 और उसके बाद phi m है तो phi m। ऐसे ही phi c इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करें तो phi c में ओमेगा टी 0 रखेंगे तो साइन 120, साइन 90 प्लस थीटा cos 30 का मतलब कितना हो गया, प्लस √3 बाई 2 phi m होगा ना। अब इसका अगर हम क्या बनाएं, इस तरह इसमें फेजर बनाए तो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कैसा बनेगा। यहाँ पे अगर हम बनाएं तो कैसा ये बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। phi a क्या हो गया, phi a 0 हो गया, ये क्या हो चुका है, ये 0 हो चुका है। क्या बचा है phi b, लेकिन किस वैल्यू के साथ, नेगेटिव। तो अगर phi b इस तरफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव किस तरफ होगा, नेगेटिव इसके जस्ट अपोजिट होगा। मतलब ये हमारा क्या होगा, माइनस √3 बाई 2 phi m होगा ना। और अगर हम phi c इज इक्वल्स टू लिखना चाहें तो phi c किस तरफ, तो phi c अपने ही डायरेक्शन में, मतलब phi c इसी डायरेक्शन में बनेगा। कितने वैल्यू के साथ, √3 बाई 2 phi m के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही हम अब क्या पुट करें, अब पुट करेंगे यहाँ पे पुट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब अगर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पुट करोगे तो चलो बताओ phi a इज इक्वल्स टू क्या होगा, phi b इज इक्वल्स टू क्या होगा और phi c इज इक्वल्स टू क्या होगा,
तो फाई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 फाई एम। फाई बी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 120 कितना हो गया -60 मतलब माइनस बाहर, साइन माइनस बाहर, तो इसका मतलब माइनस साइन 60, तो √3/2 फाई एम। और फाई सी इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस 120 मतलब साइन 180 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई ए और फाई बी मिला। अब फाई ए किस डायरेक्शन में था, तो फाई ए था इस डायरेक्शन में, तो ये फाई ए था, और फाई बी इस डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है फाई बी का निगेटिव। तो अगर फाई बी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब किस तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा -√3/2 फाई एम, और ये क्या होगा √3/2 फाई एम ना, ऐसा होगा। ठीक है, इनके बीच अगर एंगल चलो पता करना चाहें, इनके बीच एंगल पता करना चाहें तो चलो बताओ, यहाँ पे देखो, अगर ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अगर यहाँ से बनाए तो ये पूरा 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 60 डिग्री है तो इनके बीच क्या हो गया है, इनके बीच कितना एंगल आ जाएगा, हम बोलेंगे इनके बीच 60 डिग्री का एंगल आ गया। जैसे इसके बीच भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्लियर है। तो इन सब के बीच क्या होगा 60 डिग्री होगा, इसीलिए हम क्या लेके चल रहे हैं 60 डिग्री का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। अब अगर हम ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60 के बाद 120 रखें, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 120 पे क्या होगा, तो पुट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री पुट करते ही फाई ए, फाई बी और फाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से फाई ए इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी 120 साइन 120 क्या होगा, साइन 120 साइन 90 प्लस 30 मतलब cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 फाई एम। ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 120 0, ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 मतलब माइनस √3/2 फाई एम हो गया। तो अब अगर हम इसका रोटेशन लिखना चाहें तो चलो बताओ, फाई ए किस डायरेक्शन में था, तो फाई ए इस डायरेक्शन में था, मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा हो चुका है प्लस √3/2 फाई एम। और फाई सी किस डायरेक्शन में था, फाई सी पहले यहाँ पे था, फाई सी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे फाई सी क्या आया है निगेटिव आया है, तो इसका मतलब इस तरफ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा -√3/2 फाई एम। और इनके बीच भी एंगल कितना होगा, इनके बीच भी एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पुट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें पता चल जाएगा कि एक आधा घुमाने पे कैसा हमारा फ्लक्स घूमा है। तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे फाई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, और फाई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो फाई ए इज इक्वल्स टू साइन 180 क्या हो जाएगा 0, फाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यहाँ पे पुट करो, क्या पुट करोगे 180 माइनस 120 साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 फाई एम। और ये क्या हो जाएगा, ये 180 प्लस 120 मतलब 300, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा -√3/2 फाई एम। अब यहाँ पे फाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फाई ए इज इक्वल्स टू 0 और फाई बी इज इक्वल्स टू प्लस √3/2 फाई एम। तो ये फाई बी था, तो ये √3/2 फाई एम है। और फाई सी इज इक्वल्स टू निगेटिव है, तो अगर ये फाई सी था तो निगेटिव फाई सी किस तरफ बनेगा, इस तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा -√3/2 फाई एम। अब एक काम करते हैं, दो फ्लक्सेस एक साथ आए हर जगह अगर हम देखें तो दो फ्लक्सेस एक साथ आए हैं, तो क्या बचेगा, इनका केवल और केवल रिजल्टेंट बचेगा। मतलब जब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे देखेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट फ्लक्स। ऐसे ही ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60 पे देखेंगे तो हमें नेट क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स हमें ये मिलेगा, तो इसको बोलेंगे फाई नेट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स ये मिलेगा, तो ये होगा फाई नेट। और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स ये मिलेगा, तो इसको बोलेंगे फाई नेट फ्लक्स ना।
तो फाई नेट लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब चलो ये टोटल कितना था, 60 डिग्री था, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस सिस्टम है यार, तो ये भी मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लो दो वेक्टर्स P और Q कितने एंगल पे रखे गए हैं, थीटा एंगल पे रखे गए हैं, तो P और Q का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो मिडल में बनेगा, मतलब थीटा बाई 2 डिग्री पे बनेगा हर एक वेक्टर से। तो यहाँ पे कितने डिग्री पे बनेगा, 30 डिग्री पे बनेगा। अब मान लेते हैं इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे O, और ये टोटल लिख लेते हैं A, ये A हो गया। तो मिडल पॉइंट जो यहाँ से हम मिलाएंगे उसको मान लेते हैं B। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें OA निकालना है, तो OA इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, OA इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें OA इज इक्वल्स टू तो क्या होगा 2OB होगा, OA इज इक्वल्स टू 2OB लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अब OB अगर हमें पता करना है तो OB कैसे पता करेंगे, हमें ये वाला वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता करना है ना, तो कैसे पता चलेगा, तो कॉस इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल OB, और इसको अगर C पॉइंट मान लें तो OBC। OBC ट्रायंगल में हम देखें तो चलो बताओ, OBC ट्रायंगल में cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो cos 30 इज इक्वल्स टू OB बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना होगा, OC होगा। तो यहाँ से OB इज इक्वल्स टू कितना आ गया, OB इज इक्वल्स टू आ गया OC। OC का वैल्यू कितना है, OC का वैल्यू है √3/2 φm, तो √3/2 φm इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो ये कितना हो गया 3/4 φm। तो ये अगर OB आ गया है तो अब चलो बताओ OA इज इक्वल्स टू क्या होगा 2OB, तो 2 इंटू 3/4 φm। तो हमारा जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ गया, वो आ गया 3/2 φm। मतलब 3 फेज बैलेंस सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमें मिल रहा होगा वो कितना मिलेगा, वो रिजल्टेंट फ्लक्स 3/2 φm मिलेगा। चलो ठीक है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स नेट फ्लक्स हमें कितना मिल गया, 1.5 φm मिल गया, किसमें, 3 फेज सिस्टम में, 3 फेज बैलेंस सिस्टम में। अच्छा, साथ साथ इसका अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी f है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी f है तो इसका स्पीड क्या होगा, तो ये रोटेट्स एट n इज इक्वल्स टू 120 f/p से रोटेट करेगा ना, जहां पे f क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे क्या ये टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें जब 0 डिग्री था, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अप्लाई किए तो नेट फ्लक्स 0 डिग्री पे था, फिर जैसे ही ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री किए तो नेट फ्लक्स कितने पे आ गया, क्या नेट फ्लक्स हमारा 60 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। मतलब अगर ये इसको 0 डिग्री लाइन माने तो यहाँ से नेट फ्लक्स कितना हो गया, 60 डिग्री पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो चलो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री पे बताओ कितना शिफ्ट किया, क्या ये अब 120 डिग्री शिफ्ट कर गया, और साथ साथ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे कितना शिफ्ट कर गया, क्या 180 डिग्री कर गया। मतलब ये टाइम के साथ रोटेट हो रहा है। अगर ये टाइम के साथ रोटेट हो रहा है तो इसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, हम इसी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे। मतलब हमारा जो आरएमएफ होगा 3 फेज में वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, वो हमेशा और हमेशा एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, मतलब टाइम के साथ रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 फेज सिस्टम में क्या होगा, 3 फेज सिस्टम में नेट फ्लक्स 1.5 गुना हो जाएगा और साथ साथ किस स्पीड से, तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा हम लोग बात करेंगे 2 फेज बैलेंस सिस्टम के बारे में। अगर हम 2 फेज बैलेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो 2 फेज बैलेंस का मतलब होता है यार, चलो फिर से डिस्कस करते हैं। 2 कंडीशंस कौन कौन सी, कि दोनों फेजेस का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और दोनों फेजेस एक दूसरे से कितने पे हो। अगर 3 फेज होगा तो तीनों फेजेस एक दूसरे से 120, तो 2 फेज होगा तो दोनों फेजेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। मतलब यहाँ पे जो 2 फेज बनेंगे, मान लेते हैं एक फाई ए बनेगा और एक हमारा फाई बी बनेगा, तो फाई ए और फाई बी कितने पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। अब अगर
फाई ए और फाई बी 90 पे हैं, तो एक को लिखेंगे फाई ए इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो दूसरे को हम क्या लिखेंगे, दूसरे को 90 डिग्री पे डिस्प्लेस करेंगे, मतलब फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखेंगे, फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखेंगे। तो जहाँ पे दो फेज सप्लाई होगा वहाँ पे दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस, और जहाँ पे लोड होगा वहाँ पे, जहाँ पे वाइंडिंग हम कनेक्ट करेंगे वहाँ पे दोनों वाइंडिंग्स फिजिकली कितने पे डिस्प्लेस्ड हों, 90 डिग्री पे डिस्प्लेस हों, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर इसका भी हम रोटेशन देखें कि दो फेज के कारण जो रोटेशन आएगा वो क्या आएगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम टाइम में डिस्प्लेस करेंगे। टाइम में कैसे, जैसे सबसे पहला हम लेंगे क्या, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे क्या होगा, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, चलो फाई ये बताओ, फाई ये क्या होगा, फाई बी क्या होगा, तो देखें फाई ये इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे साइन 0, मतलब क्या बचा, केवल फाई एम, और कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई एम हो जाएगा। अच्छा, मतलब क्या बचा है, केवल और केवल फाई बी बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम देखें ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, तो चलो दूसरा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे देख लो। 45 डिग्री पे देखेंगे तो इस टाइम पे फाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 फाई एम। फाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 फाई एम, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 क्या होता है, सेम होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरा, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे जब रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे हम देखेंगे फाई ए इज इक्वल्स टू साइन 91 होगा, तो फाई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई एम, और फाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री पे क्या मिला हमें, केवल और केवल फाई एम मिला, केवल और केवल फाई बी मिला, मतलब फाई एम मिला, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे अगर हम बना लें, इसका एक ही में सबका बना लें, चलो अगले पे देखते हैं, अगले पेज पे, तो 0 डिग्री पे केवल फाई बी मिला है, मतलब फाई एम ना। फिर 45 डिग्री पे क्या मिला है, 45 डिग्री पे हम देख रहे हैं कि हमें फाई बी भी मिला है, और साथ साथ क्या मिला है, साथ साथ फाई ए भी मिला है। फाई ए कितना मिला है, तो फाई एम बाई √2 मिला है, और ये कितना मिला है, ये भी फाई एम बाई √2 मिला है। फिर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 पे देखेंगे तो हमें क्या मिला है, केवल और केवल ये मिला है, फाई एम मिला है ना। तो अब अगर हम देखें तो 0 डिग्री से किस तरफ ये भाग जा रहा है, तो ये 0 डिग्री से हमारा इस तरफ जा रहा है। अब अगर ये 0 डिग्री से इस तरफ, मतलब 0 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे तो इसका रिजल्टेंट यही होगा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा इन दोनों का, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये 45 डिग्री पे होंगे। अब अगर ये 45 डिग्री पे हैं तो दो वेक्टर्स कितने पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो भी आ जाएगा हमारा फाई एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें रिजल्टेंट तो यहाँ पे मिला हुआ है ना, और साथ साथ यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, तो हम साफ साफ बोलेंगे फाई ए लीड्स फाई बी, फाई ए लीड्स लिख लो यहाँ पे, फाई ए लीड्स फाई बी बाई 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि टाइम के साथ साथ ये भी फील्ड हमारा क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से समराइज करके टू फेज के बारे में लिखेंगे कि टू फेज हमारा जो होगा, टू फेज जो होगा वो क्या होगा, टू फेज में नेट फ्लक्स विल बी फाई एम एंड इट रोटेट्स एट n is equals to 120 f डिवाइडेड बाई p। अब ये n सिंक्रोनस स्पीड है कि नहीं है, मतलब टाइम के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। पहले 0 डिग्री था, अब 45 डिग्री पे है, और उसके बाद 90 डिग्री घूम गया, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, तो इसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे। अच्छा,
अब कुछ चीजें और, जैसे थ्री फेज में हम देखें कि थ्री फेज में हमारा जो रोटेशन का डायरेक्शन था वो कैसा था। तो थ्री फेज में अगर देखें रोटेशन का डायरेक्शन, तो चलो बताओ फाई ये क्या कर रहा था, लीड कर रहा था किससे, फाई बी से, और फाई ये लीड कर रहा था फाई सी से, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि फाई ये यहाँ पे है, ठीक है। रोटेशन किस तरफ हो रहा है, रोटेशन टाइम के साथ क्या इस तरफ हो रहा है, मतलब लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज पे हो रहा है, फाई ये से फाई बी की तरफ रोटेशन हो रहा है। अब अगर आरएमएफ का जो रोटेशन हो रहा है थ्री फेज के बारे में देखें, तो थ्री फेज में जो आरएमएफ का रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये चलो टू फेज के बारे में था, तो अगर साथ साथ थ्री फेज के भी बारे में डिस्कस करें तो क्या होगा कि हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो 1.5 टाइम्स फाई एम होगा, और रोटेट्स एट एन एस होगा, ये भी एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी। अच्छा, और साथ साथ क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये फाई ये है और अगर ये फाई बी है और ये फाई सी है, तो जो रोटेशन होगा हमारा वो रोटेशन किस तरफ होगा, क्या वो रोटेशन हम बोलेंगे हमेशा और हमेशा लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज होगा। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आरएमएफ इज ऑलवेज फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज होगा। और ऐसे ही अगर इसके लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या था, ये था हमारा फाई ये ना, तो ये था फाई ये और ये वाला क्या था, फाई बी था। अब फाई ये फाई बी से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और साथ साथ हम रोटेशन क्या देखे, रोटेशन हम देखे कि फाई बी से फाई ए की तरफ है, मतलब इसमें भी जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, हेंस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज। क्लियर है। तो अब हम थ्री फेज और टू फेज के बारे में देख चुके हैं। तो अगर हमारे पास मान लो एन फेज का कोई सिस्टम होगा, ठीक है, फॉर एम फेज के लिए अगर हम बात करें, एम जहाँ पे क्या हो सकता है, एम होगा 2 और 3, ठीक है। तो एम फेज के लिए बात करें तो हमारे पास आरएमएफ के बारे में क्या लिख सकते हैं हम आरएमएफ के बारे में लिख सकते हैं कि आरएमएफ हमारा होगा कितने वैल्यू के साथ होगा, तो जो नेट फ्लक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो m/2 फाई एम होगा। जहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है नंबर ऑफ फेजेस, m क्या है, नंबर ऑफ फेजेस। और साथ साथ किस स्पीड पे ये रोटेट करेगा, तो ऑलवेज रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड ns इज इक्वल्स टू 120 इंटू सप्लाइड फ्रेक्वेंसी डिवाइडेड बाई p नंबर ऑफ पोल्स। अच्छा, और ये आरएमएफ का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, चाहे टू फेज हो चाहे थ्री फेज हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज। क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक एम फेज सिस्टम के लिए, मतलब एक थ्री फेज या फिर टू फेज सिस्टम के लिए हम देख चुके हैं कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, किस स्पीड पे रोटेट करेगा और उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.